हाँ जी भाई, नमस्कार दोस्तों। आज अपने सेकंड ग्रेड पर बात करने आए हैं। सेकंड ग्रेड के लिए अब सिर्फ 36 दिन का दिन आपके पास बाकी बचे हैं। इन एक महीने के अंदर आपने क्या करना है वो अपने सारी बातें करेंगे। किस तरह से रोड मैप तैयार करें, अपने किस तरह से रिवाइज करें, कैसा पेपर आता है, वो सारी बातें इसमें डिस्कस करेंगे। और आपको 5 टिप्स दूंगा जिससे कि आप आराम से अपना एक महीने में रिवाइज करके अपने अच्छे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, पहला पेपर कैसे पास कर सकते हैं, फर्स्ट पेपर की बात करने आए हैं अपने पूरी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अपने पूरी वीडियो को देखना और इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना, अच्छे नंबर बन जाएंगे आपके। ठीक है दोस्तों, तो चलो देखो। सबसे पहले तो फर्स्ट पेपर में आता क्या है। ठीक है, तो देखो प्रथम पेपर के अंदर पहली बात यह है कि क्वेश्चन आते किस तरह से, कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आप सबको पता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो टोटल 200 नंबर हो जाते हैं। ये बात आप सबको ध्यान होगी। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो भी ध्यान देना, जो दूसरी बार पेपर एक बार दे चुके हैं और कभी हुआ नहीं सिलेक्शन, वो भी ध्यान से देखना। ठीक है दोस्तों, अब देखो सबसे पहले नंबर 1 बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सभी के लिए, वो क्या बात है कि इन 100 क्वेश्चन के अंदर प्रश्न आएंगे किस तरह से, कितने कितने प्रश्न किस भाग से आएंगे, और फिर हमें पेपर किस तरह से करना है और किस तरह से नंबर लेने हैं। 40% आप सबको चाहिए इसके अंदर पास होने के लिए। अगर आप इसमें पास होते हो तभी कोई बात है। 40% फर्स्ट और सेकंड पेपर में आएंगे तो बात बनेगी। तो देखो नंबर 1 बात जो है वो ये है कि सबसे पहले हमारे पास पोर्शन किस तरह से बटे हुए होते हैं इसके अंदर, पहले ये पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि इसमें 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते हैं सीधे सीधे, और करंट वगैरह और मिला दो तो 10 क्वेश्चन करंट के और आ जाएंगे, तो वो 50 हो जाते हैं राजस्थान जीके के। तो राजस्थान जीके के लगभग आपके सामने 50 क्वेश्चन होने चाहिए। करंट साथ में होगा 10 क्वेश्चन का, वो मिला के। उसके बाद हमारे पास जो 50 क्वेश्चन बचेंगे उसके अंदर क्या होगा, तो 30 क्वेश्चन हमारे पास आएंगे भारत जीके के। और इस भारत जीके में भी हमारे पास एक तो पॉलिटिकल आएगी, राजस्थान की पॉलिटिकल होगी, और एक हमारे पास भारत वाली पॉलिटिकल होगी, और एक हमारे पास स्पेशली जो आएगा वो आएगा भूगोल विश्व का। ठीक है, भारत और विश्व का भूगोल, उसके भी क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। तो ये बटे हुए होंगे 30 क्वेश्चन में। ठीक है, और फिर उसके बाद 40 और 10 50 और 30 80 ये हो गया। और 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो हमारे सामने आएंगे मनोविज्ञान। इस तरह से आपके पास टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। पहली बात तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए क्लियर। अब ये बात क्लियर होगी कहां से कितने प्रश्न आएंगे, किस तरह से हमें पेपर करना है, कैसे पास करना है, कैसे नंबर लेने हैं। अब देखो राजस्थान के 3 बड़े हिस्से हैं। राजस्थान की जब आप तैयारी करोगे, सबसे पहले मैं इतिहास की बात करता हूँ, राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान के इतिहास से आपको पता है किसान आंदोलन से प्रश्न आएगा ही आएगा सेकंड ग्रेड में। 1857 की क्रांति से प्रश्न आएगा। और राजस्थान के जो जीके के अंदर राजा दिए हुए हैं, तो राजा अपने को फिक्स दिए हुए हैं कि महाराणा प्रताप से क्वेश्चन आएगा तो महाराणा प्रताप पढ़ना है अपने को। ठीक है, वो बात है। अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ तो वहां से कुंभा का एक प्रश्न आ गया था, कुंभा दिया नहीं हुआ था फिर भी आ गया था। तो कई बार आ जाता है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि हिस्ट्री के जैसे मान लो कि आपके सामने 10 प्रश्न आए टोटल, प्रजामंडल हो गया, एकीकरण हो गया, किसान आंदोलन हो गए, मैं आपको मुख्य मुख्य टॉपिक बताऊं, यहाँ से हर बार प्रश्न आते हैं। तो ये जो 3-4 टॉपिक है यहाँ से 2-2 प्रश्न आ जाएंगे। तो आपको पता है कि 10 प्रश्न हमारे राजस्थान जीके से बढ़ेंगे। तो हम राजस्थान जीके में 10 नहीं तो 6-7 प्रश्न तो आराम से हल कर सकते हैं। इन चीज का रिवाइज करें भाई, प्रजामंडल आ गया, एकीकरण, इन चीजों टॉपिकों के कर देता हूँ। ठीक है, महाराणा प्रताप से क्वेश्चन आएगा, मानसिक से क्वेश्चन आएगा, है ना, चंद्रदेव राठौड़ जो है उनसे प्रश्न आएगा, रामचंद्र सिंह है ना राठौड़ वंश, तो वहां से प्रश्न आएगा, फिक्स है ये, कुछ प्रश्न फिक्स होते हैं। उसके बाद राजस्थान की संस्कृति की बात करते हैं। संस्कृति से हमारे 10 प्रश्न आएंगे। तो संस्कृति के अंदर जैसे आपको पता है सेकंड ग्रेड में हर बार आभूषण का प्रश्न आता ही आता है, तो वो हम अच्छे से पढ़ ले। इस तरह से जो टॉपिक आए हुए स्पेशली लोक देवता है, लोक देवियां, इनमें से प्रश्न आएगा, हर बार आता है। तो ये कुछ टॉपिक होते हैं जो फिक्स होते हैं। तो इन टॉपिकों को हम रिवाइज में ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि अब आपको 30 दिन बचे। 30 दिन में आपको पता है ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें। पहली बात मेरी यही है, टॉपिक इंपॉर्टेंट रिवाइज करें, ताकि हम अगर हमारे 70 टॉपिक है तो हम 30 टॉपिक भी निकालें तो वो पक्के होने चाहिए एकदम रिवाइज में। ठीक है, रोज के कम से कम 100 क्वेश्चन निकालो, एक टॉपिक के निकालो, है ना। टॉपिक वाइज टेस्ट दो तो सबसे बढ़िया। अगर टॉपिक वाइज नहीं दे पा रहे तो ऑल ओवर मॉडल टेस्ट निकालो,
है ना। इस तरह से डेली निकालो। अब अगर 30 दिन आपके पास पड़े तो कम से कम 3-4 हजार क्वेश्चन आप निकालोगे, रोज के 100% तो निकालेंगे ही आप, ये मान के चलो। फिर इसके बाद राजस्थान जीके की संस्कृति आ गई। संस्कृति के बाद जो तीसरा प्रश्न है वो भूगोल है। भूगोल से हमारे 10% आ जाएंगे, तो 10-10 में से ये क्वेश्चन आ गए। उसके बाद हमारे करंट जीके के भी 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। ये क्राइटेरिया बता रहा हूं, 10 की जगह 12-13 आ जाए, है ना। अर्थशास्त्र के भी क्वेश्चन आ जाते हैं राजस्थान की, जैसे कृषि आ गई, उद्योग आ गए, इनसे प्रश्न जरूर आएंगे। बजट आ गया। अब करंट जीके की राजस्थान की बात करें तो करंट जीके के अंदर आपको अर्थशास्त्र के अंदर सिर्फ बजट पढ़ लो, सिर्फ बजट। अब बजट पढ़ने हैं अपने को, और जो अपने वार्षिक करंट के अंदर इसके अंदर जो आंकड़े होते हैं, है ना, वित्तीय विभाग के आंकड़े वगैरह, उनमें से प्रश्न आ जाएंगे, तो वो अपने को तैयार कर लेने हैं और बजट पढ़ लो। इतने में से अपना करंट तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो राजस्थान का करंट बचेगा, राजस्थान वाले जो क्वेश्चन आएंगे, खेल कूद से एक प्रश्न आ गया अपना, ठीक है। कोई अभी हाल ही में यहाँ पे कोई चर्चा में कोई जगह आई है, कोई स्थानीय जगह आई है, कोई सम्मेलन हुआ है, उससे प्रश्न आ जाएगा। तो कोई किताब लिखी गई है राजस्थान की, हर बार जगह जैसी जगह किताब आई थी, उसके अंदर 4 ऑप्शन दे दिए, जगह जैसी जगह, जगह वैसी जगह, जगह कैसी जगह, ऐसी किताबों के नाम दे दिए करंट में। तो किताबों के एक आधे नाम पूछ लेते हैं अपने को, कोई पुरस्कार मिला है उससे संबंधित आ जाता है। तो ये अपने करंट जीके के 10 प्रश्न आते हैं। तो उनमें से अगर आप 10 में से 3-4% भी सही कर दो, ज्यादा नहीं, तब भी आप दूसरों से आगे निकल जाओगे। तो करंट आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। और करंट के लिए मैं हमेशा बताता हूँ, मेरे पेपर करवाए हुए वो पढ़ लो। अगर वो आपके पास नहीं है तो ऑल ओवर मूमल की एक बुक आती है वो पढ़ लो, या क्रोनोलॉजी की एक पूरी बुक आएगी। 1 साल का कम से कम आपको करंट पूरा करना ही करना है, उससे कम में कुछ बात नहीं बनेगी। कम से कम 1 साल का करंट आप रिवाइज करोगे। नया कुछ नहीं पढ़ना है 1 महीने पहले, अब आप सिर्फ पुराना ही पढ़ोगे, जितना आपने पढ़ा हुआ है वो पढ़ डालो, नया कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। जैसे मेरे करंट के 1 साल के पेपर करवाए हुए वो सारे निकाल लो तो हो जाएगा इतने में। फिर इसके बाद अपने बात करते हैं राजस्थान जीके की, तो पूरी बात होगी। अगर 40 क्वेश्चन ये आ गए और 10 क्वेश्चन अपने करंट के आ गए तो 50 क्वेश्चन आ गए। 50 में से ज्यादा नहीं, अगर आप पास होने के लिए 30 क्वेश्चन भी कर देते हो तो मेरे हिसाब से बहुत है, क्योंकि हमारे को 40% पास होने के लिए पहले चाहिए, पहले क्राइटेरिया वो है। तो मैं यही मानता हूँ कि 50 में से 30 क्वेश्चन हमारे ये क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हमारे को 10 नंबर का मैटर और करना है। तो 10 नंबर का मैटर हमारे को देगा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को अगर आप अच्छे से रिवाइज करोगे, अधिगम, अभिप्रेरणा, ये जो टॉपिक आते हैं बहुत अच्छे से आते हैं। इनमें से अपने एग्जाम में प्रश्न आते हैं। बालक वाला प्रश्न आ जाता है, पिछड़े बालक आगे, है ना, प्रतिभाशाली बालक आगे, उनमें से पेपर आ जाता है। बाल विकास का प्रश्न आ जाता है, ठीक है, उसमें से वृद्धि और विकास से प्रश्न आते ही आते हैं, जैसे अपने को पता है। तो ये 3-4 टॉपिक तो सीधे ही आते हैं। अगर अपने मनोविज्ञान को अच्छे से रिवाइज कर दे, इसके प्रश्न पढ़ लें अपने, कम से कम 2-2.5 हजार प्रश्न आप निकाल दो 1 महीने में लास्ट में, तो आपको क्या होगा कि यहाँ से आपके आराम से 10% क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 20 में से 50% भी याद होंगे, इतने में अपने यहाँ पे 40% सही होंगे। उसके बाद जो अपना भारत जीके का पोर्शन बनेगा, ये अपने को दूसरों से आगे लेके जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, पॉलिटिकल, राजस्थान की पॉलिटिकल के 10 क्वेश्चन अलग से आते हैं, भारत के पॉलिटिकल के क्वेश्चन अलग से आते हैं, और फिर विश्व के भूगोल के क्वेश्चन 5 ही आते हैं। तो अपने को उन पे भी जोर देना है। महाद्वीप और महासागर अपने जैसे टॉपिक पढ़े हुए उन पे रिवाइज कर लो। महासागर से थोड़े से प्रश्न बनते हैं, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, 2 महासागरों से इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, तो वो कर लो। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जैसे पिछली बार सेकंड ग्रेड में एग्जाम में प्रश्न दे दिया था। उसके अलावा एशिया महाद्वीप आ गया, तो उनको अच्छे से कर लो, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा, वो पूरे पकड़ के कर दो। 2-3 क्वेश्चन वहां से सी हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे अपने थोड़ा थोड़ा करेंगे, जो राजस्थान की पॉलिटिकल, राज्यपाल आ गया, मुख्यमंत्री आ गया, इनसे आप अच्छे से करोगे तो ये टॉपिक अच्छे से हो जाएंगे। और ये जो टॉपिक है ये अपने को ले जाएंगे। 1919 का एक्ट है, 1935 का एक्ट है, हर बार आता है। मूल अधिकार से एक प्रश्न आएगा। तो ये भारत जीके अपने यहाँ पे आराम से ना करते हुए, अगर आप 30 में से 15 क्वेश्चन भी सही करते हो तो आप ये समझो कि आप 55-60 के बीच में आ गए। अब 55-60 के बीच में आ गए, उसके बाद जो अगली प्रक्रिया, दूसरा जो मैं आपको स्टेप दे रहा हूँ, ये पहला स्टेप है, इस तरह से आपको पूरा पेपर हल करना है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, जब आप मान लो 55 क्वेश्चन तक पहुंच गए, उसके बाद आपको ये होगा कि सारे तो सही होंगे ही नहीं अपने क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन सही नहीं होंगे तो कम से कम 5-10% ऐसे होंगे, 5 या 10% जो आपको 50-50 आते होंगे। तो आपको 50-50 वाले फार्मूले में जरूर प्रश्न करना है, जो आपको 50-50 आते हैं। क्योंकि अगर आपके 3% देखो गलत हुए, है ना, और आपने टोटल 6 या 7% किए, 6% किए मान लो, तो 6 में से आपके 3 गलत हो गए, तो आपका 1 ही गलत कटेगा, मतलब 1 सही प्रश्न कटेगा, तब भी आपके 2% तो आपको फायदेमंद हो गए। तो आपने क्या किया, आपने 50-50 में मान लो 10% किए, और 10 में से मान लो आपके 5 गलत भी हो गए, तो आपका 1.5% ही कटेगा,
उसके बावजूद आपको लास्ट में 3% का प्लस इजाफा हो जाएगा। तो जब आपको 3% का इजाफा हो जाएगा तो आप प्रॉफिट में गए, लॉस में तो गए नहीं, है कि नहीं। तो इस तरह से क्या है कि आप 50-50 वाले परसेंट पूरे कर दोगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, 50-50 वाले हो गए, उसमें 2-3% अपने प्लस हो गए, तो 55 और 3 58 तक अपने पहुंच गए। ठीक है, 58 तक अपने पहुंच गए, 3% प्लस हो गए। अब अपने को क्या करना है, इतने तक अपने पहुंच गए। मेरिट अगर आप इस बदलते हुए पैटर्न में, जो आजकल पेपर में पैटर्न आ रहा है वो बदल रहा है, काफी कठिन हो रहा है, तो अगर आप 60% नंबर भी ले आते हो तो बहुत अच्छे नंबर है। क्योंकि आजकल प्रश्न ऐसे आते हैं, निम्न में से मिलान करो, व्याख्या करो, नहीं है ना, कूट मिलान करो, कौन सा कूट सत्य है, कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है, वो सारे प्रश्न आते हैं आजकल। तो आजकल पेपर का थोड़ा स्तर बदल गया, तो मेरिट उस हिसाब से कम हो जाती है। अब इसके अंदर फर्स्ट पेपर में और क्या करना है, लास्ट जो तीसरा चरण मैं आपको दे रहा हूँ, 5 बातें आपको बता रहा हूँ। तीसरी बात अपने को क्या करनी है, जब आप पेपर हल करोगे पूरा इस तरह से, तो यहां पर आपके सामने ऐसे भी कई प्रश्न होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे, कभी कभार आपने पढ़ा हुआ, तो जो आपके मन में सबसे पहले प्रश्न का उत्तर दिखाई दे कि ये शायद हो सकता है, मैंने कहीं पढ़ा है या मेरे मन में आ रहा है, तो वो बड़े ऐसे 5-4 क्वेश्चन होंगे, वो आपको जरूर करने हैं, जो पहली बार में दिमाग में आएंगे वही करने। अगर आपने कई बार आप ऐसे पेपर करते हो कि करके और फिर दोबारा कर देते हो, और फिर आप कहते हैं कि यार मेरे दिमाग में आया था, मैं अगर ये तुक्का लगाया था मैंने, अगर ये सही हो जाता ना तो मैं वहां पे कर ही देता, मेरे मन तो कर रहा था। जो पहले मन करे वो करना, फिर दूसरे नंबर पे जो उत्तर आए वो नहीं करना आपको। तो ये तीसरी बात ध्यान रखना, इसमें आपके 4-5% और प्लस हो जाएंगे। अब जो तीसरी के बाद चौथी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है, चौथी बात ये है कि आजकल ऑप्शन नंबर 5 यानी कि ई जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 5 जो ऑप्शन है, ये जरूर भर के आना है। काफी सारे विद्यार्थी इसको नहीं भर के आते। अगर आप इसको नहीं भर के आए तो आप ये मानो कि आप परीक्षा से वैसे ही बाहर हो जाओगे, क्योंकि अगर आप इसका 10% हिस्सा खाली छोड़ के आगे, मान लो आपको 60% आते थे, आपने 60% कर दिए, उसके बाद आपने बाकी खाली छोड़ दिए, तो फिर क्या होगा, आप परीक्षा से वैसे ही बाहर हो जाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन भी भर के आना है, ये वाला। जब आपको कोई उत्तर नहीं आता हो तब ऑप्शन ये 5वां खाना आप जरूर घोड़ा काला कर दें। तो ये चौथा स्टेप है। अब 5वीं बात है, जब आप पेपर भवन में जाओ तो एक दिन पहले जाओ तो बढ़िया बात है, हो सके तो अगर सेम डे भी जाओ, अपनी गाड़ी वगैरह लेके जाओ तो और भी बढ़िया बात है। बस में गए, सुबह नींद पूरी नहीं हुई, उसके बाद वहां पहुंचे लेट हो गए, फिर वो समस्या हो गई, पेपर हल नहीं हुआ, दिमाग सही से चला नहीं, कुछ पर्सन रह गए हमारे, तो आप टेंशन में आ जाते हो। तो इस तरह से नहीं करना है, टाइम से जाओ, पहले जाओ, एक दिन वहां पे 1 घंटा पहले पहुंचो अपने पेपर स्थल पर, या 2 घंटे पहले पहुंच जाओ, वहाँ पे रिलैक्स माइंड हो जाओ, अपना रोल नंबर वगैरह देख लो, सब कुछ फोटो वगैरह आईडी वगैरह सब ओके करके ले जाओ, और फिर वहाँ पहुँच के परीक्षा भवन में टाइम से परीक्षा देने के लिए उपस्थित हो जाओ, ताकि आप परीक्षा भवन में सही टाइम पे पहुँचो। सही टाइम पे पहुँचोगे तो वैसे ही रिलैक्स हो जाओगे, ये चीज़ है। तो ये आपको परीक्षा के समय करना है। 30 दिन में अब आपको 5वीं बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है, आपको जितने भी हो सके टॉपिक हार्ड लगते हैं, मान लो कोई टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। जैसे मान लो कि मेरे को प्रजामंडल बहुत लंबा टॉपिक लग रहा है, बड़ा टफ है, याद नहीं हो रहा, तो उसको 2-3 बार रिवाइज मार लो, उसके जो प्रश्न उत्तर है वो ज्यादा से ज्यादा निकाल लो। उससे क्या होगा, फिर वो टॉपिक मुझे ठीक लगने लग जाएगा कि ये टॉपिक मैंने ज्यादा पढ़ लिया है ना। और ज्यादा हो, कई जन ये ऐसा भी करते हैं कि लास्ट टाइम में नई चीजें पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो नया कुछ मत पढ़ो, 1 महीना पहले से नई चीजें सब बंद कर दो, जितना आपके पास है उसको रिवाइज करो। जैसे मान लो आपके पास नोट्स है तो नोट्स को कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज कर दो। रोज के 8-9 घंटे आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो या आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो तो लास्ट में यही कहता हूँ कि 1 महीना पहले आप लाइब्रेरी में चले जाओ, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लो। आपने क्लासेज पूरी कर ली है, नोट्स पूरे बना लिए, उन अपने नोट्सों को बार बार अध्ययन करो। जब बार बार नोट्सों को अध्ययन करोगे तो आपका हो जाएगा। अब नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, ये एक बच्चों का बड़ा प्रश्न रहता है, सर नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे। तो नेगेटिव मार्किंग से ये नहीं है कि आपको 100 प्रश्न आते हैं, 90 के 90 आपने कर दिए, 95 कर दिए, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको बड़े ध्यान से 60-70 के बीच में प्रश्न हो गए हैं, उसके बाद अगर आपको प्रश्न नहीं आते तो ज्यादा रिस्क नहीं लेना। मैं ऐसा कहता हूँ 5 से 10% पर आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर आप रिस्क ले रहे हो कि मैं तो 20% ज्यादा कर रहा हूँ, 25 ज्यादा कर रहा हूँ, फिर दिक्कत है, फिर आप माइनस मार्किंग में चले जाओगे। तो नेगेटिव मार्किंग में यही है, पेपर को 3 स्टेप में करो। पहले जो 100% आते हैं वो करो, फिर 50-50 वाले करो, और फिर तीसरे नंबर पर वो क्वेश्चन करो जो आपके मन से आवाज आ रही है, कभी ना कभी आपने देखा है और आपने वो कर दिया। उसके बाद आपके जो पर्सन नहीं आ रहे उनको छोड़ दो, ठीक है। ये नहीं हो कि 40% में हमारे को पास होने के लिए चाहिए, हम तो 40 ही करके आएंगे, पता लगे घर पे आगे उसमें से 2 गलत हो गए। ऐसा रिस्क भी नहीं लेना है, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ता है, तो आप उस हिसाब से पेपर को करोगे। जब इन सारे स्टेप्स को आप फॉलो करके पेपर करोगे
तो बड़ी आसानी से आपको पेपर हो जाएगा। आपके 40% नंबर इसमें आराम से बन जाएंगे, और मैं तो ये कहता हूँ कि 60% नंबर आराम से आप इसमें ले आओगे। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया करो आप। ठीक है, फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो मेरे को बताना कि सर ये टॉपिक हार्ड लग रहा है, हम करें क्या, टाइम मैनेजमेंट कर लो। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं अभी हिंदी पर भी सेकंड पेपर की एक वीडियो डाल दूंगा, तो जो वो पढ़ना चाहेंगे बच्चे पढ़ लेंगे सेकंड पेपर के ऊपर। थर्ड पेपर आपका 200 नंबर, फर्स्ट पेपर आपका 200 नंबर का, 200 में से आपको कम से कम 120 नंबर तो ले आने आराम से। अगर आप इस प्रक्रिया पे 1 महीना चलोगे तो आराम से हो जाएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ स्टेप। पहला स्टेप ये है कि आपको रिवाइज करना है ज़्यादा से ज़्यादा। नोट्स आपके चाहे 5 बार पढ़ो, 6 बार पढ़ो, 7 बार पढ़ लो, आप उनको रिवाइज करना। जब आपको पन्ने पर लिखा हुआ याद आने लग जाएगा कि मैंने इस पन्ने पे मेरे नोट्स पढ़ाए, वो याद हो गया। किताबें ज़्यादा नहीं पढ़नी है, नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, जितना उसके उसको रिवाइज करो। क्वेश्चन आंसर ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हो आप, 2500, 3000, 4000, जितनी आपकी कैपेसिटी है रोज के 100%, 150%, 200 आप निकाल सकते हो, वो निकालो। टॉपिक वाइज निकालो तो अच्छी बात है, बिना टॉपिक वाइज भी निकालो तो ओवरऑल मॉडल पेपर निकाल दो। इस तरह से पूरा 1 महीने का पूरा रोड मैप बना दो, और फिर आप कामयाब हो जाओगे, सफल हो जाओगे इस पेपर में। पेपर आराम से निकल जाएगा, कोई घबराना नहीं है, क्योंकि इस समय में टेंशन ज़्यादा होती है विद्यार्थी को कि मैं करूँ क्या, हाय अब 1 महीना रह गया, मेरा जल्दी से सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ। जिन्होंने सिलेबस पूरा कर रखा है वो रिवाइज में आराम से 1 महीने में अगर आप 3 से 4000 क्वेश्चन भी निकालते हो तो 19 में से पर्सन वहाँ पढ़ जाएंगे। और जो पर्सन आते हैं आजकल असंगत है, वो आपको कॉन्सेप्ट जब पूरा क्लियर होगा तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आप उसको उत्तर नहीं दे पाओगे ज़्यादा। तो उसमें उलझना भी नहीं है ज़्यादा। अगर नहीं आ रहा है तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है कि ठीक है ये समझ में नहीं आ रहा है, रिस्क नहीं लेना इसमें। लेकिन जो कूट मिलान वाले पर्सन होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ मिलान करने वाले पर्सन होते हैं, उसमें 1-2 भी आते हैं तो अपने आराम से मिलान कर देते हैं। नहीं है वाले में कुछ ऐसा दिया होता है कॉन्सेप्ट में जो अपने को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, जैसे मुख्यमंत्री का कॉन्सेप्ट आ गया, अनुच्छेद वगैरह का आ गया, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से कर दोगे उसकी लैंग्वेज को। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपको कई बार हिंदी वाले में लैंग्वेज ध्यान में नहीं आ रही है तो मनोविज्ञान में तो खासकर मैं हमेशा कहता हूँ कि अंग्रेजी वाले पेपर को भी एक बार देख लो। अंग्रेजी वाले पेपर को देख लो, वहाँ पे कई शब्द समझ में आ जाते हैं, फिर हम उसको हिंदी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, तो हमारे को उत्तर जो है वो आसानी से मिल जाता है। कई बार हिंदी में हमें प्रश्न समझ में नहीं आता, जैसे पिछली बार सेकंड ग्रेड में एक काल आ गया, गुप्त काल में श्रेय काल बताओ, तो श्रेय काल कौन सा, गुप्त काल ही है। तो श्रेय काल का मतलब क्या था, श्रेय काल का मतलब था कि वहां पे स्वर्ण काल पूछा गया, लेकिन अब हिंदी में श्रेय काल समझ में आनी, तो उन्होंने गोल्डन पीरियड देखा जाके वहां पे, तो गोल्डन पीरियड जब देखा तो उनको अंग्रेजी में मिला, तो उन्होंने वहां पे अंग्रेजी वाले शब्द से पकड़ के कर दिया। तो कई बार ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं जो हमारे को नहीं आते होते कि गुप्त काल गोल्डन पीरियड है ना, स्वर्ण काल है। अब स्वर्ण काल लिखा हो तो सबको समझ आता है, श्रेय काल नहीं आया। तो ऐसे कई बार शब्द आते हैं, क्लासिकल युग जैसे मनोविज्ञान में आ जाता है और हिंदी में वहां पे शब्द लिखा हुआ आता है, समझ में नहीं आता। तो इसीलिए कुछ अंग्रेजी के शब्दों पर भी ध्यान दो पेपर करते हुए। जब आप घर पे भी पेपर अप्लाई करो तो आप उसमें भी देख सकते हो कि ऐसे ऐसे शब्द आ रहे हैं, तो आप उनको पकड़ के उत्तर दे सकते हो। ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, और भी आपका कोई प्रश्न हो जिस पर आपको पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा नंबर आप सबको पता ही है, 7300342134। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आपको कोई और भी टेंशन हो रही हो, कुछ और पूछना हो तो मैं बता दूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, अगली वीडियो में। ओके।